गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारी एक सीरीज चल रही है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारी डाउट्स आ रही थी टेलीग्राम चैनल पे। ये सीरीज क्या है कि मैंने जो अभी मार्केट में आपकी टेस्ट सीरीज हैं बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, उनसे मैं कुछ हैंड पिक कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, हैंड पिक कर रहा हूँ क्वेश्चंस को जो मुझे लगता है कि थोड़े से इम्पोर्टेंट से हैं या आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट लिस्ट करके आपको 5 से 7 क्वेश्चंस आपको डेली करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आज हमारी डेट देखें तो आज हमारी डेट हो रही है लगभग 20, तो हमारे पास लगभग 30-40 दिन है। तो अगर हम इस रेशो से चलेंगे तो लगभग, अगर हम 35-40 दिन 5-5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग हम 200 क्वेश्चंस के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन का मतलब है अगर आप पेपर 1 to 6 की बात करोगे तो आप लगभग लगभग कोर्स खत्म कर लोगे, अगर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए। ठीक है, दूसरी चीज, जो मैं क्वेश्चन आपको इस वीडियो में डिस्कस करता हूं तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आगे से मैं वीडियो 30 मिनट से नीचे लेके आऊं। कहीं ना कहीं बहुत ये होता है कि जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी हो जाता है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि 30 मिनट के कम की वीडियो रहेगी आगे से। ठीक है, तीसरी चीज, मैं आपको यहाँ मॉडल आंसर नहीं दे रहा, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ और थोड़ा आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि आप इस तरह से आंसर को अप्रोच कर सकते हो। ये कंटेंट आप लिखो यहाँ पर और ऐसे कंक्लूड कर सकते हो। तो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ज़्यादा मैं बता रहा हूँ रादर देन मॉडल आंसर। ठीक है, कंटेंट भी रहेगा आपको और समझा भी दूंगा मैं जो उसमें ज़रूरत होगी चीज़ें समझाने की। नाउ कमिंग बैक टू दी डे टूज फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश इज अ स्टेट रिच इन ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट कमेंट ऑन द एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपसे यहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बट किसके कंटेक्स्ट में आपको बात करना है? यूपीज रिच ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखिए क्या दे सकते हैं। एक, हम यूपी के हिसाब से पॉपुलेशन डेटा या वर्किंग एज पॉपुलेशन मेंशन करके बता सकते हैं कि कैसे रिच ह्यूमन रिसोर्स है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि यूपी हैज़ अ रिच या पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, विच कैन बी एनालाइज फ्रॉम इट्स यंग पॉपुलेशन। ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे रिच है। ठीक है, तीसरी चीज हम ऐसे कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा और इनोवेटिव है लेकिन आपको वहां स्ट्राइक करे ना करे। अब यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं जैसे दो यूपी इज कंसिडर्ड इन स्टेज 3 ऑफ डीटीटी, जो आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल होता है, थ्योरी मॉडल होता है, उसके हिसाब से स्टेज 3 पे है। लेकिन फिर भी हमारे स्टेज 2 से हम जस्ट स्टेज 3 पर आए हैं, तो हमारे पास अभी भी बहुत रिच ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, तो इन 3 तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और भी तरीके हो सकते हैं। मैंने आपको एक देखिए कुछ एग्जांपल बताएं। हर क्वेश्चन में मैं इस तरह से कोशिश करता हूं ताकि आपको एक सोचने का तरीका बन सके कि कैसे इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में जल्दी आ सकता है। ठीक है, अब हम बॉडी की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन को तो सीधा सीधा था, एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पे अगर हमें कमेंट करना है तो हम कोशिश करेंगे कि भाई क्या है, इसको क्यों हमें ज़रूरी है, नीड क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम थोड़ा सा बता देते हैं। अब ज़रूरत क्या है? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो, अगर आप ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं तो जो आपकी यंग फोर्स है ना, वो आपका एक तरह से पोटेंशियल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ये मैंने देखो आपको सब हेडिंग्स दी हैं, समझा दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप क्वेश्चन जब लिखते हो तो इसके आप आगे आपको खुद एक्सप्लेनेशन या कोई फैक्ट या डेटा देना होता है। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको सब हेडिंग्स और मेजर पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। दूसरा, आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लिख सकते हो। देखो स्किलिंग और ट्रेनिंग होती है, कहीं ना कहीं उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स होंगे इकोनॉमी पे। टैकलिंग जॉबलेस ग्रोथ, अब यहाँ पर आप डेटा दे सकते हो जॉबलेस ग्रोथ को दिखाते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाते हुए आप बता सकते हो कि ये अगर आपको टैकल करना है तो कहीं ना कहीं एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ज़रूरी है। सोशल इम्प्रूवमेंट, ऑब्वियसली आप वेलफेयर स्टेट हो तो वेलफेयर स्टेट, आप वेलफेयर स्टेट हो। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है भाई? वेलफेयर की। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज सोशल इंप्रूवमेंट से भी लिंक्ड है। इंक्लूसिव ग्रोथ, अगेन
आप इंक्लूसिवनेस की बात करते हो, यहाँ पर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भी लिख सकते हो अगर आपको याद आता है, नहीं तो आप सिंपल सा कोई डेटा दे सकते हो कि जहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि भाई ज़रूरत है इंक्लूसिव ग्रोथ की। एफिशिएंसी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, ये देखो बहुत जेनरिक पॉइंट है कि अगर आप कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स पर काम करते हो तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगेन इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी एंड वैल्यू एडिशन प्रोसेसेस। तो ये हमने नीड ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बता दिया आपको यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि भाई इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं। तो इनिशिएटिव्स मैंने क्या बताया आपको, कुछ हेड्स बता दिए यहाँ पर। देखो ये कुछ हेड्स हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल खुद लिखने होंगे। ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत आसानी से आपको पता, खुद भी पता होंगे। आप स्किल डेवलपमेंट को लेके कोई स्कीम या इनिशिएटिव लिख सकते हो, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, इतने सारे हेल्थ इनिशिएटिव, हेल्थ पॉलिसी आप बता सकते हो, ठीक है। एनएचएम बता सकते हो, डिजिटल इंक्लूसिवनेस के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एजुकेशन के सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए इन सब पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन्हीं पैरामीटर्स में जो हम स्कीम चला रहे हैं आपको यही लिखनी है। तो ये एक तरीका था आपके लिए। अब वे हेड में क्या करना है हमको कि ये 5 इश्यूज जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं 5 सेक्टर्स में आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं। अब हर सेक्टर के एक एक इशू पर आप सोल्यूशन लिख दोगे। बहुत आसान है, मेंटली कैसे सोचा जाता है, वे हेड कैसे जल्दी लिखा जाए। अब मुझे पता है कि स्किल डेवलपमेंट की मुझे बात करनी है, तो स्किल डेवलपमेंट में इशू क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग का। अब वोकेशनल ट्रेनिंग वाला मैंने पॉइंट तुरंत लिख दिया इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन स्कूल करिकुलम। इसी तरह मैं एंटरप्रेन्योरशिप का लिख दूंगा, हेल्थ का कोई इशू का सोल्यूशन लिख दूंगा। ये मेरा आसानी से वे हेड बन जाएगा, 5 पॉइंट बहुत जल्दी से। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन क्या है, स्टेट्स रिच ह्यूमन रिसोर्स विल बी अ बून ओनली इफ देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमने बहुत जेनरिक सा कंक्लूजन दिया है कि भाई ये जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है ना, अगर आप इसको बून बना रहने देना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे काम करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ और इन सब पे आप काम करते हो, तो ह्यूमन कैपिटल आप बना रहे हो, ठीक है। इसी के साथ एक और तरीका है, आप ये भी ऐसे लिख सकते हो, यूपी हैज़ इमेंस पोटेंशियल एंड विद इट्स राइट पॉलिसीज एंड प्लानिंग इन यूजिंग इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज कैन एमर्ज एज अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। मैंने आपको हमेशा बताया कि कोई आप टारगेट या विजन देकर भी कंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर विजन क्या है हमारा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर यूपी। तो इसके माध्यम से हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चंस के ये नोट्स भी हैं, ये नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ, यूपीएससी तक्षशिला ग्रुप है हमारा, ठीक है। इस ग्रुप पे मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप इस पे भी जा सकते हो। इस पे भी बहुत सारे नोट्स जिन पर मैं वीडियो नहीं बना सकता, वो नोट्स मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यूपीएससी तक्षशिला टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे दूँ आपको। To what extent has large population of UP proved helpful in development of state? यानी आपसे एक्सटेंट पूछ रहा है, एक तरह से इवैल्यूएशन पूछ रहा है। मेंशन इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो पहला एक्सटेंट बताने के लिए आपको फैक्ट्स और डेटा बताने पड़ेंगे कि भाई कितनी पॉपुलेशन हमारे हिसाब से है, या फिर जो हमने डेटा आगे तैयार किया था उसके साथ साथ आपको क्या मेंशन करना होगा कि भाई हमारे डेवलपमेंट स्टैट्स क्या हैं, ठीक है। ये दो चीजें हमें पहले मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखो पहला पार्ट भी तो करना है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यूपी प्रूव्ड हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। फिर दूसरा हमारा है मेंशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आपको ज्यादा डिस्कस करने हैं रादर देन पहला सब पार्ट। आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे 2-3 सब पार्ट होंगे, तो ऐसे में हर बार आप ये नहीं करते हो कि हर सब पार्ट को बराबर डिस्कस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब पार्ट्स बड़े होते हैं, कुछ सब पार्ट्स छोटे होते हैं। तो छोटे वाले सब पार्ट्स को आप कम वर्ड्स में एड्रेस करते हो, वहीं पर जो सब पार्ट जिनमें जिनमें ज़्यादा डिस्कशन चाहिए उनको आप बड़ा लिखते हो, ठीक है। ये केस बाय केस यानी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है।
तो हम नॉर्मल डिस्कस करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन के साथ मिक्स करके डिस्कस कर दिया हमने। पॉपुलेशन और के कुछ डेटा लिखेंगे, डेवलपमेंट के कुछ डेटा लिखेंगे और लिंक करके हम बताएंगे कि क्या स्थिति रही है हमारी ओवरऑल यूपी की लार्ज पॉपुलेशन की वजह से हम क्या क्या फेस कर रहे हैं। ठीक है, या आप अर्बनाइजेशन का डेटा दे सकते हो। ठीक है, आप अर्बनाइजेशन का डेटा दे सकते हो। ठीक है, ओवरऑल आप हेल्थ और इन सब सोशल सेक्टर के डेटा दे सकते हो, जो आपको देना है। आप नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के दे सकते हो, जो आपको इच्छा करे। जिस टोन में आपको आंसर लिखने का मन है आप उसमें लिख सकते हो। एक या दो डेटा देकर आप इंट्रोड्यूस करो, सब कुछ करो। फिर मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स दिए हैं, कीवर्ड्स दिए जो कि आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करने हैं। कीवर्ड्स यहाँ पर ये नहीं मतलब कि एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करना है, आप इन्हीं डिस्कशंस को अपने आंसर में इंक्लूड करोगे। ये मैंने एक तरह से आपको शॉर्ट में बता दिया। देखो पॉजिटिव्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल, लार्ज वर्कफोर्स, स्किल्ड अनस्किल्ड है हमारे पास, चीप लेबर है, उससे क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। आप जब भी पढ़ते हो, कई बार आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो इंडस्ट्रीज वहाँ इस्टेब्लिश होती हैं जहाँ पे चीप लेबर है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। फिर आता है पॉपुलेशन। अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट खुद में एक मार्केट का काम करने लगता है। इनेबल स्पेशलाइजेशन, देखो ये एक अच्छा पॉइंट है। आप एक चीज को समझो, जब आपकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है तब हर कोई जनरल काम करने की कोशिश करता है, और जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो कुछ लोग, मान लीजिए हमारे पास एग्रीकल्चर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर में थोड़े ही प्लॉट साइज होंगे तो क्या होगा भाई, सब कोई फूड ग्रेन उगाने की कोशिश करेगा। क्यों भाई, खाना भी तो खाना है ना। अगर यहीं पर हमारे पास बहुत ज़्यादा मान लो लैंड हो जाए, बहुत सारे वो हो जाएं, एग्री प्रोड्यूसर्स हो जाए, अब क्या होगा कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि भाई चलो हम फूड ग्रेन उगा लेते हैं, ये कहते हैं कि भाई चलो हम ऐसा करते हैं कि हम आपके प्लांटेशन क्रॉप्स उगा लेते हैं, ये कहते हैं कि भाई हम ऐसा करते हैं ना, इनमें हम एग्रीकल्चर को हटा के ना क्या करते हैं, इंडस्ट्री टाइप का कुछ बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव हो जाता है। फिर हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर एफिशिएंट। एक कहा जाता है ना, जब आप पे कंपटीशन का प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी का प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज होने लगते हैं, क्योंकि स्केर्सिटी बढ़ जाती है। कंपटीशन, अब कंपटीशन है तो भाई कहीं ना कहीं वो इनोवेशन की तरफ आपको ले जाता है। अगर जब किसी चीज़ पे प्रेशर पड़ता है तो आप उसके सॉल्यूशंस भी निकालते हो। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं लार्ज पॉपुलेशन के। ये मैंने देखिए सर्च किए क्योंकि ये बहुत जनरली मिलते नहीं है इस तरह से। नेगेटिव्स, आप अगर इनके मॉडल आंसर्स भी देखोगे ना इंस्टीट्यूट्स के, तो आपको इस तरह से आंसर नहीं मिलेगा। आप एक बार देख भी सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट का, अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको ये कीवर्ड इस तरह से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कुछ या एआई यूज़ किया होता है, कुछ भी, वो उनकी इच्छा है। बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू जो बेस्ट कंटेंट पॉसिबल हो सकता है मेरे एंड से, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है। नेगेटिव्स, अब इंक्रीज प्रेशर ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट, इजी है भाई, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एनवायरनमेंट पे प्रेशर भी तो बढ़ रहा है। अब उसके वजह से आपके बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, पोल्यूशन के आते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर कंजम्पशन, ये सारे इशू आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, अगेन वही चीज़ है भाई, अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ आप बर्डन ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है भाई, हेल्थ, एजुकेशन, सिविक एम्यूनिटीज़, ठीक है, इन सब पे प्रेशर बढ़ जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर 10 लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे से 100%, मान लीजिए ये एक प्लॉट साइज है, लैंड होल्डिंग साइज है, यहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए टोटल 3 आदमी की आवश्यकता है। ठीक है, अब यही इसी प्लॉट साइज में अगर 10 लोग काम करने लगे तो हम क्या कहेंगे कि 7 लोग जो है ना वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में, उनको लग रहा है कि हम प्रोडक्टिविटी की तरफ काम कर रहे हैं बट वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो काम 3 लोग भी कर सकते हैं। तो जब ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के भी इश्यूज बढ़ जाते हैं। फिर अब पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होगी तो भाई
दिक्कतें बढ़ जाती हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो आप नए एरियाज़ में माइग्रेट करने की कोशिश करते हो जहाँ पर आपको दिखता है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ऐसे केस में क्या होता है, जब माइग्रेशन बढ़ता है तो इश्यूज़ माइग्रेशन के साथ जो आते हैं वो भी झेलने पड़ते हैं। उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़, अब भाई अब खाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास दिक्कतें बहुत हैं, तो बहुत से लोग जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लीन हो जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा रोल है लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ में। अर्बन स्प्रॉल्स आपके जो आपके अर्बनाइजेशन के इल इफेक्ट्स हैं ना, अब पॉपुलेशन है, अब अर्बनाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आ तो गई, लेकिन वहाँ पर रह नहीं सकती बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग। तो वो क्या है ना, शहर के बाहर स्लम्स में रहने लगते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम कहीं न कहीं लार्ज पॉपुलेशन की वजह से आ रही है। अब हम बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। कॉन्क्लूजन क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि जनरली आप क्या किया करो, वे हेड टाइप का कुछ लिखा करो, उसको विजन से जोड़ दिया करो, यही हमने किया है। फोकसिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन, ये हमारा वे हेड वाला पार्ट है। फोकसिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन कैन हेल्प ट्रांसफॉर्म दिस इनटू अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो 8 नंबर के क्वेश्चंस में ऐसा ही लिखने की कोशिश किया करो, क्योंकि बहुत बार वहाँ पर जगह बचती नहीं है वे हेड अलग से लिखने के लिए। तो ऐसे कंक्लूजन में आपने कहीं न कहीं वे हेड भी इंक्लूड कर लिया जो आपके आंसर को एनरिच करता है। अब आ जाते हैं हम तीसरे सवाल पे। व्हाट आर द रीजंस फॉर रीजनल डिस्पैरिटी इन प्रोडक्शन ऑफ एग्री क्रॉप्स इन यूपी। देखो यूपी की बात कर रहा है, जब यूपी बात कर दे तो आपको यूपी के अराउंड ही सारी डेटा और एग्जांपल्स और फैक्ट्स लिखने हैं, क्योंकि देखो रीजनल डिस्पैरिटी तो पूरे इंडिया में है और वही पॉइंट्स आपको दोहराने हैं। बट यहाँ पर यूपी की बात कही है तो यूपी के एग्जांपल्स और डेटा लिखकर आप ये आंसर यूपी स्पेसिफिक बनाते हो। फिर सजेस्टेड सोल्यूशन, इंट्रोडक्शन, बहुत तरीके हैं। एग्री शेयर इन यूपी इकोनॉमी लिख सकते हो कि भाई 65% डिपेंडेंसी है, ठीक है, या 28% इसका आपका ग्लोबल वो जीवीए शेयर है। तो ये शेयर के हिसाब से आप लिख सकते हो, या 65% डिपेंडेंसी पॉपुलेशन के लिख सकते हो, ये यहाँ से आप फैक्ट से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे लिख सकते हो कि यूपी हैज़ 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स विच ट्रांसलेट्स इनटू डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न। देखो अब हमने यहाँ से प्लान कर दिया कि आगे आंसर हम क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रॉपिंग पैटर्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पे डिपेंड करती हो, जो कि हमें डिस्कस करना है, रीजनल डिस्पैरिटी क्यों हो रही है। तो हमने यहाँ से भी हम आंसर शुरू कर सकते हैं। फिर एक तरीका ये भी है कि आपने भाई कुछ करंट का उठा लिया या फिर कोई जनरल इस तरह का इशू उठा लिया और उससे लिंक कर दिया, जैसे बुंदेलखंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ब्रिंग्स द डिस्कशन टुवर्ड्स रीजनल डिस्पैरिटी इन प्रोडक्शन ऑफ एग्री क्रॉप्स इन यूपी। अब देखो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में जो एग्री प्रोडक्टिविटी है ना, तो यहाँ पे एग्री या फिर एग्री प्रोडक्टिविटी की बात कर दो कि वहाँ पर बुंदेलखंड में एग्री प्रोडक्टिविटी कम है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना ओवरऑल रीजनल डिस्पैरिटी के मुद्दे पर हमारी बात को शुरू कर देता है। यही हम इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखते हैं। बॉडी, अब भाई आपको कारण पूछे गए तो आपको कारण बताने हैं भाई। अब कारण क्या है, सिंपल ज्योग्राफिकल फैक्टर, भाई रेनफॉल भी डिपेंडेंट है। सॉइल, भाई जिस तरह की मिट्टी है उसी तरह आप एग्जाम्पल दोगे यहाँ पर, ठीक है। अब बुंदेलखंड का दे सकते हो, वेस्टर्न यूपी का दे सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल ना। फिर अनइवन इरिगेशन फैसिलिटीज़, ऑब्वियसली बुंदेलखंड में अभी भी रेनफेड एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, वेस्टर्न में तो फिर भी इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ गई हैं, बट वहाँ पर बुंदेलखंड और ईस्टर्न में उतनी अभी भी डिपेंडेंसी है, ठीक है, रेनफॉल पे। तो ये कहीं ना कहीं एग्री प्रोडक्टिविटी फ़र्क देती है और उसी हिसाब से आपका क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब आपको पता है कि भाई फूड क्रॉप्स जो है वीट और राइस को प्रमोशन हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपके क्रॉपिंग पैटर्न में भी ये दिखता है। और इसकी वजह से क्या है कि वेस्टर्न यूपी को इंसेंटिव ज़्यादा मिले थे, तो वहाँ पर आपको ये क्रॉपिंग पैटर्न बहुत बेटर तरीके से दिखता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूपी। फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज, अब एक बात को समझिए, हर क्रॉप में भाई कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं, जैसे प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप को करने के लिए आपको ज़्यादा लैंड चाहिए। अब ज़्यादा लैंड चाहिए तो भाई हमारे यहाँ तो लैंड होल्डिंग साइज ही बहुत छोटी है। अब इस वजह से क्या है कि आप जो वो क्रॉप्स नहीं उगा पा रहे हो जिसमें हमें लार्ज लैंड होल्डिंग साइज चाहिए, ठीक है।
इस वजह से भी कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटी क्रॉपिंग पैटर्न में आ जाती है। देखो यही लिखा है मैं, मेकिंग लार्ज स्केल फार्मिंग डिफिकल्ट, डिक्रीजिंग ऑप्शंस ऑफ क्रॉप्स। डिमांड एंड मार्केट एक्सेसिबिलिटी, एक बात को आपको समझना होगा यहाँ पे अगेन कि आप एग्री क्रॉप्स कहीं ना कहीं बेचने के लिए उगा रहे हो, तो अगर आपको वो डिमांड और मार्केट इंटीग्रेशन नहीं होता है, सपोज आप जहाँ पर उगा रहे हो वहाँ पर वीट और राइस ही बिकता है, या वीट और राइस की ही मार्केट में ज़रूरत है, तो आप वीट राइस ही उगाते हो। सपोज वहाँ पर एक नई प्रोडक्ट, नए क्रॉप की ज़रूरत पड़ी, पेपरमिंट की, मान लो एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अब पेपरमिंट की ज़रूरत पड़ी, तो भाई क्रॉप वो उनको फार्मर्स को पता चलेगा कि हाँ भाई पेपरमिंट भी हम बेच सकते हैं, तो वो पेपरमिंट लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह मार्केट एक्सेसिबिलिटी भी बहुत रोल प्ले करती है क्रॉपिंग पैटर्न में, और वो कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटीज कॉज करता है। ठीक है। अवेयरनेस एंड एग्री ट्रेनिंग, ऑब्वियसली कि भाई फार्मर्स हिस्टोरिकली जो उगा रहे थे वही उगाते चले आ रहे हैं, उनको भाई नए क्रॉप्स और नए इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं कि उन उन चीज़ों को वो चेंज कर सके। तो इसका कारण कहाँ है कि अवेयरनेस पे दिक्कत है, एग्री ट्रेनिंग में दिक्कत है। अभी हम बात भी कर रहे थे, एक स्कीम चलती सॉइल हेल्थ कार्ड वाली स्कीम, उसमें कहीं ना कहीं हम फार्मर्स को अवेयर कर रहे हैं ना कि भाई आपकी क्रॉप्स, आपकी ज़मीन की क्या स्थिति है, आप क्या क्या उगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है। अभी पता ही नहीं है कि भाई आपकी ज़मीन को क्या ज़रूरत है, या किस तरह से आप और क्रॉप्स भी उगा सकते हो, तो एग्री ट्रेनिंग की इश्यूज हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया रीजंस फॉर रीजनल डिस्पैरिटीज। अब देखो सोल्यूशंस, मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हैं, आपको इसमें एक्सप्लेन करना है आगे। सोल्यूशंस में मैंने एफपीओज और कोऑपरेटिव्स लिखे हैं, ये किस चीज़ को काउंटर करेगा, जो आपका स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज है ना उसको काउंटर करेगा। इरिगेशन, जो आपका रेन फेड एग्रीकल्चर है ना उसको काउंटर करेगा इरिगेशन। मार्केट रिफॉर्म्स किसको करेगा, कि जो आपकी एक्सेसिबिलिटी की डिमांड क्रिएशन का इशू आता है ना, और उसकी वजह से जो क्रॉप्स नहीं उग पा रहे हैं, इसमें ये मदद करेगा। देखो आज की डेट में एमएसपी पॉलिसी बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड करती है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। अगेन इंसेंटिवाइजेशन, तो भाई जैसे अभी अभी प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल ऑयल सीड्स प्रोग्राम चल रहा है, तो ऑयल सीड्स का प्रमोशन हो रहा है। इसी तरह हमें और क्रॉप्स के लिए भी लाने पड़ेंगे जो कि एग्री प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और ओवरऑल रीजनल डिस्पैरिटी को कम कर सके। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बताई दी आपको। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जैसे फार्मर ट्रेनिंग कर रहे हो आप, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, अब क्या हो रहा है, जैसे कि किसान विज्ञान केंद्र बन रहे हैं, इन सब की मदद से क्या है, आपको एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मिल रही है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर यानी कि जितने की ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, आप उतना ही अप्लाई करके अपने एग्रीकल्चर कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों से भी आपके ना रिसोर्सेज की ज़रूरत कम होती है, और रिसोर्सेज की ज़रूरत कम होती है तो आप बेटर तरीके से क्रॉपिंग कर पाते हो और प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाते हो। तो ये जो डिस्पैरिटीज़ है ना कि भाई एक जगह बहुत उग रहा है और दूसरी जगह उग ही नहीं रहा है, तो ये सब दूर होगा। इंफ्रा, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ये तो आप सब खुद समझदार हो, ये आपने पेपर 3 में भी किया होगा। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। इंक्लूसिवनेस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय चेकिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, बहुत प्रेम से हमने लिख दिया कि भाई रीजनल डिस्पैरिटीज कम करोगे तो भाई कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस आपको आएगी सोसाइटी में। दूसरा, चेकिंग या एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज विल हैव स्पिल ओवर इफेक्ट्स इन सेक्टर्स सच एज इंक्रीजिंग ओवरऑल एग्री प्रोडक्टिविटी। तो आप स्पिल ओवर इफेक्ट दिखा सकते हो, फूड प्रोसेसिंग में दिखा सकते हो, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में दिखा सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। आप एक तरह से कह रहे हो रीजनल डिस्पैरिटीज दूर करने से क्या फ़ायदा होगा, एक ये कंक्लूजन का तरीका है। दूसरा है कि रीजनल डिस्पैरिटीज भाई करनी क्यों ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आप वेलफेयर स्टेट हो, तो अगर रीजनल डिस्पैरिटीज नहीं करोगे तो भाई हम इक्वालिटी नहीं ला पाएंगे, एक ये भी तरीका है आपके पास। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, व्हाट आर दी करेंट चैलेंजेस बिफोर एग्री सेक्टर इन यूपी। देखो यूपी कोई अलग से नहीं है, इंडिया के जो एग्री प्रॉब्लम्स है वही यूपी के। अंतर क्या है, बस यूपी वाले में आपको यूपी के एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। इरिगेशन में आप इंडिया वाला डेटा नहीं यूज़ कर सकते, आपको यूपी का डेटा यूज़ करना पड़ेगा। आपको अगर मार्केटिंग की दिक्कत बतानी है तो आप मार्केटिंग में एग्जाम्पल इंडिया वाला नहीं लिख सकते हो, यूपी वाला लिखना होगा। बस अंतर एग्जाम्पल और डेटा में आएगा, बाकी आंसर बिल्कुल सेम होगा। ब्रीफली डिस्क्राइब द एफर्ट्स टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट, देखो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, तो स्टेट गवर्नमेंट के आपको इनिशिएटिव्स लिखने हैं।
टू सॉल्व दिस, बहुत से क्या होते हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, आप वो भी लिख सकते हो क्योंकि उसमें स्टेट का भी शेयर होता है। फिर इंट्रोडक्शन वही डेटा से हमने लिख दिया, कंटेन्स अराउंड ये, या आप इससे भी कर सकते हो कि भाई कॉल्स फॉर लुकिंग इनटू चैलेंजेस बिफोर एग्री सेक्टर इन यूपी। अब ये लाइन को यूज करके कोई इशू बता दो, और इशू बताने के बाद आप ये लिख दो कि कॉल्स फॉर लुकिंग इनटू चैलेंजेस बिफोर एग्री सेक्टर इन यूपी। तो कहीं ना कहीं आपने एक चैलेंज ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया और बाकी फिर आप आगे कंटिन्यू करोगे कि चैलेंजेस लिखने कैसे हैं। देखो इससे कंटिन्यूटी दिखती है आंसर में। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि धीरे धीरे आप रोज जब वीडियो देखोगे ना, तो 30-35 दिन बाद आपको भी ये आइडियाज तुरंत आने लगेंगे। अब इश्यूज एंड चैलेंजेस की बात करते हैं। अब इश्यूज चैलेंजेस वही इरिगेशन, इश्यूज इन मार्केटिंग, प्राइसिंग, लैंड होल्डिंग साइज, सब में देखो डेटा वगैरह लिखना है, डेटा एग्जांपल लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट आपको लिखना है। लैंड होल्डिंग साइज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हैवी टिल टुवर्ड्स फूड क्रॉप्स, वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग। भाई ये कहीं ना कहीं ये लिंकेज नहीं है आपके पास, तो एग्री प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फिर स्टेप्स भी आपको यही लिखने। देखो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा है, ये आप मुझे कमेंट करोगे। देखो आप लोग भी तो कुछ मेहनत करो, आपको कमेंट करना है। जो जो वीडियो देख रहे हैं आपको 5 स्टेप्स कमेंट करने हैं जो स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के लिए ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट एग्री के लिए ले रही है। देखो ये ऐसे ही एंगेज हो गए आप लोग। तो आपको कमेंट करने हैं 5 इनिशिएटिव्स जो स्टेट गवर्नमेंट एग्री के लिए ले रहा है, ये आपका काम है। कंक्लूजन, एम ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम, इस गोल से आप कंक्लूड कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप चैलेंजेस दूर नहीं करोगे तो डबलिंग फार्मर इनकम अचीव नहीं हो पाएगी। या फिर ऐसे लिख सकते हो पॉजिटिव सेंस में कि हमें ये चैलेंजेस दूर करनी पड़ेगी अगर हमें डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम हम पूरा करना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एनालाइजिंग हेल्थ इंडेक्स प्रोसेस रिलीज्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, ये हाफ पार्ट है क्वेश्चन का। एनालाइजिंग हेल्थ इंडेक्स प्रोसेस रिलीज्ड बाय नीति आयोग, एनालाइज सिचुएशन इन यूपी। हमारा मेन क्वेश्चन तो ये है, लेकिन हमें किस लाइट में देखना है, हेल्थ इंडेक्स प्रोसेस रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो हम कुछ नहीं, हम हेल्थ इंडेक्स है तो कोई भी इंडेक्स अगर आपको देता है तो या फिर आप उसमें रैंकिंग की बात करो या उसके मैंडेट की बात करो। ये मैंने आपको दे दिया क्योंकि देखो एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आपका सीधे सीधे डेवलपमेंट इंडेक्सेस का है, तो वहाँ पर आपको कोई भी इंडेक्सेस पूछता है तो यही तरीका बेटर होता है कि आप उस इंडेक्सेस में रैंक बता दो या फिर आप उसका मैंडेट बता दो कि वो किस लिए किया जा रहा है। तो हमने एम ऑफ हेल्थ इंडेक्स किया है भाई, असेसिंग कंडीशंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड इंफ्रा अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज। दूसरा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, इन दी हेल्थ इंडेक्स 2023-24 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, यूपी's परफॉर्मेंस रिमेन्स रिलेटिवली वीक। दिस कॉल्स फॉर एनालाइजिंग दी हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ स्टेट। ये हमने यहाँ पर रैंक के हिसाब से कर दी भाई कि क्या रिपोर्ट है, और यहाँ पे हमने मैंडेट के हिसाब से कर दिया। ये हर इंडेक्स और हर रिपोर्ट में एप्लीकेबल होता है। जब भी कोई आपको रिपोर्ट या इंडेक्सेस पूछा जाता है क्वेश्चन में, आप इंट्रोडक्शन, मैंडेट या रैंकिंग से कर सकते हो। देखो ये सब आपके दिमाग में फीड होता जाना चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पे मिली सेकेंड्स में सोच कर लिखना है। अगर आपने सोचने में टाइम खर्च किया, क्वेश्चन फिर छूटेगा। प्रोसेस एंड पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ इंडेक्स, तो ये मैंने कुछ हेडिंग्स डाली हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। हेल्थ आउटकम्स, क्या किन पैरामीटर्स पे हेल्थ इंडेक्स बनना है, क्योंकि हमने ये लिखना है ना, एनालाइजिंग दी हेल्थ इंडेक्स प्रोसेस। तो प्रोसेस यही है हेल्थ इंडेक्स का कि हेल्थ आउटकम्स, एनएमआर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर, एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर गवर्नेंस इंफॉर्मेशन में कुछ वह हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन रेट्स। फिर की प्रोसेस इंडिकेटर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल स्टाफ के, डॉक्टर्स कितने हैं, नर्सेस कितने हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कितना है। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट क्या है। तो ये कुछ पैरामीटर्स और प्रोसेस हैं जिसके बेसिस में हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया जाता है बाय नीति आयोग। ये हमने क्विकली कम शब्दों में बता दिया। क्यों? क्योंकि मेन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, मेन क्वेश्चन हमारा है हमें यूपी की सिचुएशन एनालाइज करनी है। अब यूपी की सिचुएशन एनालाइज करनी है कि भाई हमने बता दिया कि भाई पहले वीक है, अब वीक है तो क्यों वीक है, तो हम कुछ इश्यूज बता रहे हैं, चैलेंजेस बता रहे हैं। तो भाई क्या दिक्कतें हैं, हाई एमएमआर और आईएमआर चल रहा है,
हमने डेटा लिख दिया। 38 IMR चल रहा है, 167 MMR चल रहा है। इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ पर बताया भाई PSC CSC की कंडीशन ठीक नहीं है। फिर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकल डिजीजेस, यहाँ पे किसी आउटब्रेक का एग्जांपल लिखना है आपको, जैसे जापानीज एंसेफेलाइटिस का एग्जांपल है, आप किसी का भी लिख सकते हो। तो आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस का स्प्रेड हो रहा है या आउटब्रेक्स होते हैं। लो वैक्सीनेशन कवरेज, ठीक है। ये पैरामीटर्स जो हैं उन पर हमारा स्टेट जो है कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसी वजह से हेल्थ इंडेक्स में हमारी रैंक ठीक नहीं आ रही है। तो इन्हीं पैरामीटर्स में आप कुछ कुछ पॉइंट्स और लिख सकते हो। उसके अलावा आपने एफर्ट्स लिखने हैं। एफर्ट्स वही आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, मिशन शक्ति एंड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। इनिशिएटिव्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, क्या जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या लिया, फ्री डायलिसिस और सिटी स्कैन सर्विसेज हम दे रहे हैं। वैक्सीनेशन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, तो इसके एग्जांपल आप कमेंट करके बताओगे कि वैक्सीनेशन और न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। ये आपका कमेंट में आपको बताना है। देखो आप भी एंगेज हो, आप ये ऐसे देख कर चलते बनोगे तो आपको भी कोई फायदा नहीं है। आपको कमेंट में दिखना चाहिए कि आप कुछ तो मेहनत करो ना। इसीलिए मैं पूरा आंसर नहीं देता हूँ, क्योंकि भाई पूरा आंसर देख लूंगा तो आपको लगेगा भाई हाँ सब कुछ तो कंप्लीट हो गया, इसके चलो टेलीग्राम वाले ग्रुप से नोट्स निकाल लेते हैं, नोट्स निकाल लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, और एक और बुकलेट आप घर में बना लो। इसकी कोई मतलब नहीं है। ये मैंने करके बहुत देखा है, इन सब से कुछ नहीं होता। थोड़ा आपने समझ लिया, खुद अपने वर्ड से जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद यही शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करो। ये होना चाहिए आपका। अगर आपके ऑलरेडी नोट्स में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप जाके वहीं ऐड कर दो। ये स्टेप से ही आपका कंटेंट एनरिच होता है। लिंक विद SDG, बहुत प्यार से आप हेल्थ, आपका ये क्या नाम है, हेल्थ का है, तो हेल्थ, पॉवर्टी, एजुकेशन, वेमेन, इन सब में तो आपके पास SDGs भी होते हैं। तो तुरंत आंख बंद करके SDGs से आप लिंक कर दो, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक फ्रेमवर्क डिस्कशन ऑफ डे 2 ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी 35-40 दिन। आप परेशान मत हो, बढ़िया। कोशिश यही है कि आपको लगभग 200 क्वेश्चन, 150-200 क्वेश्चन के करीब कराए जाएं आपको, ताकि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी मेंस के लिए रेडी होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल।